और इस सेशन के माध्यम से हम केवल एंथोनी बर्गेस के बायोग्राफी और इनके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स को ही नहीं बल्कि इस सेशन के माध्यम से हम डिस्टोपियन नोवेल क्या होता है, डिस्टोपियन का मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, नो टाइम नो टेंशन, ओनली रिवीजन एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल टारगेट रिवीजन। सो जैसा कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स को एक एक कर स्टडी कर रहे हैं। सो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर एंथोनी बर्गेस को स्टडी करेंगे। सो यह सेशन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी जिससे आपको बहुत अधिक मदद मिलेगी। और इस सेशन के माध्यम से हम केवल एंथोनी बर्गेस के बायोग्राफी और इनके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स को ही नहीं बल्कि इस सेशन के माध्यम से हम डिस्टोपियन नोवेल क्या होता है, डिस्टोपियन का मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सो यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, एंथोनी बर्गेस, ही वॉज बोर्न इन 1917 एंड ही वॉज डाइड इन 1993। इट मीन्स एंथोनी बर्गेस जिनका जो जन्म है वह 1917 में होता है और इनकी मृत्यु 1993 में हो जाती है। एंड जॉन एंथोनी बर्गेस विल्सन, इट इज़ द फुल नेम ऑफ एंथोनी बर्गेस। एंथोनी बर्गेस का जो पूरा नाम जो कि जॉन एंथोनी बर्गेस विल्सन है। एंड हु पब्लिश्ड अंडर द पेन नेम एंथोनी बर्गेस। इट मीन्स इसका यहाँ पे मीनिंग ये होगा कि ये जो है एंथोनी बर्गेस जो कि जॉन एंथोनी बर्गेस विल्सन, इन्होंने जो अपना प्रकाशन किया, अपने लेखनी का जो प्रकाशन किया वह अपने पेन नेम एंथोनी बर्गेस के रूप में किया। यानी इसी पेन नेम से जो है यह अपने लेखन का काम किए। कौन? तो एंथोनी बर्गेस। एंड वाज एन इंग्लिश राइटर एंड कंपोजर। एंथोनी बर्गेस जो कि एक इंग्लिश राइटर और कंपोजर यानी यह एक संगीतकार भी थे। एंड ही यूज द पेन नेम जोसेफ केल। और इन्होंने जो है यह यूज किए हैं एक पेन नेम, क्या? तो जोसेफ केल। यानी ये जोसेफ केल पेन नेम को भी ये इस्तेमाल किए हैं। कौन? तो एंथोनी बर्गेस। एंड ही इज फेमस फॉर हिज डिस्टोपियन सेटायर अ क्लॉकवर्क ऑरेंज। यानी एंथोनी बर्गेस जो कि फेमस है किसके लिए? तो इनका एक डिस्टोपियन सेटायर वर्क है जो कि अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, इसीलिए ये जो है फेमस है। कौन? तो एंथोनी बर्गेस। एंड यहाँ से मैं आपको बता दूं, जैसे सेटायर मीन्स व्यंग होता है, ये तो आपको मालूम ही है, बट डिस्टोपियन का मीनिंग क्या होता है इसे थोड़ा आज डीपली में थोड़ा सा शॉर्टली इसे एक बार पॉइंट आउट करते हैं। जैसे मैं इसे अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको बताऊं, जिस प्रकार यूटोपिया में जो होता है एवरीथिंग जो होता है वह आपका आइडियल थिंग्स ही उसमें प्रेजेंट होता है, बट अगर हम डिस्टोपियन का बात करें तो जस्ट उसका अपोजिट होता है। इसमें एवरीथिंग जो होता है वह आपका जो होता है बैड थिंग को ही इसमें जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि हम इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जिसमें एक सरकार और जनता का उदाहरण लेते हैं, जिसके बारे में जॉर्ज ऑरवेल जो कि 1984 में बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। ठीक उसी के बेसिस पे मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि डिस्टोपियन नोवेल, यह उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। इस डिस्टोपियन नोवेल में जो 1984 है, इसी पे हम बेसिस कर इसे बता रहे हैं कि इस डिस्टोपियन नोवेल जो 1984 है, इसमें सरकार और जनता के बीच के संबंध को आमतौर पर जो वह ऑपरेसिव होता है, जो दमनकारी होता है और असमान होता है, इसमें सरकार अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है और जनता की स्वतंत्रता क्या हो जाती है? छीन हो जाती है, यानी एकदम कम हो जाती है, न के बराबर हो जाती है। जैसे इसी का एक उदाहरण जो कि आपको मैंने पहले ही बताया, जो कि जॉर्ज ऑरवेल का एक नोवेल जो कि 1984 है, जो कि एक मोस्ट फेमस डिस्टोपियन नोवेल है। ठीक, इसमें क्या होता है? तो इसमें जनता और सरकार का संबंध कैसा दिखाया गया इस नोवेल में 1984 में? इसमें यह दिखाया गया है कि इस नोवेल में जो है सरकार को बिग ब्रदर के रूप में दिखाया गया है, एक बिग ब्रदर के रूप में इसमें शो किया गया है। एंड सरकार हर समय जो है वह जनता पर क्या करता है? तो नज़र रखता है, सर्वाइलेंस है इसमें। एंड लोगों को अपनी सोच तक बदलने के लिए क्या किया गया है? यह मजबूर किया गया है अपनी सोच बदलने के लिए। किसके द्वारा? तो बिग ब्रदर यानी सरकार के द्वारा। इस नोवेल 1984 में जो मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके डिस्टोपियन को समझा रहा हूँ। एंड स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और जो सत्य की जो पूरी तरह नियंत्रित होता है, इस पर जो नियंत्रण होता है, यह किसके पास होता है? तो वह सरकार के पास होता है। ठीक, यहाँ अगर कहें सीधी सी बात तो इसमें जो है तानाशाही हो जाती है, डिक्टेटरशिप हो जाती है और पूरी जनता पर किसका नियंत्रण होता है? तो वह सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम इसकी अगर कंक्लूजन
की अगर बात करें तो इसमें जो होता है यह डायस्टोपियन जो नोवेल होता है इसमें सरकार जनता पर अत्याचार करती है और जनता के पास अधिकार बहुत कम होता है। और इसी तरह होते होते क्या होती है कि सरकार के पास सभी शक्तियाँ चली जाती है और जनता के पास कोई शक्तियाँ नहीं रहती और वह तानाशाही सरकार जो है स्थापित हो जाती है। इसी प्रकार के जो है वर्क्स को, इसी प्रकार के रचना को जो है इस नोबेल डायस्टोपियन के माध्यम से जो रिप्रेजेंट किया जाता है। आशा है कि आप समझ ही गए होंगे। एंड ही बिगेन यूजिंग हिज पेन नेम एंथोनी बर्गेस अपॉन द पब्लिकेशन ऑफ हिज 1956 नोबेल टाइम फॉर अ टाइगर। इट मीन्स ये जो है 1956 में ये अपना जो नोबेल टाइम फॉर अ टाइगर के पब्लिकेशन के बाद ये जो है अपना नाम एंथोनी बर्गेस के पेन नेम से यह उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जहाँ की जॉन एंथोनी बर्गेस विल्सन की जगह ना ये एंथोनी बर्गेस पेन नेम का यूज शुरू कर देते हैं। सो ये समझ ही गए होंगे आप कि ये पेन नेम एंथोनी बर्गेस कब से यूज करना शुरू किए, तो ये 1956 नोबेल टाइम फॉर अ टाइगर के पब्लिकेशन के बाद से। एंड बर्गेस रोट, और एंथोनी बर्गेस लिखे कि डेट आई शैल डाई समवेयर इन द मेडिटेरेनियन लैंड्स with an inaccurate obituary in the nice Martin unmourned soon forgotten। यह किनके द्वारा लिखा गया, तो एंथोनी बर्गेस के द्वारा लिखा गया है। एंड इसका मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कहीं मर जाऊंगा, जैसे आई शैल डाई मैं मर जाऊंगा समवेयर इन दी मेडिटरेनियन लैंड्स, यानी मैं भूमध्य मतलब सागरीय स्थल पे मैं कहीं मर जाऊंगा। एंड with an inaccurate obituary in the nice Martin unmourned soon forgotten। इट मीन्स यह नाइट जो मैटिन है इसमें छपी एक गलत शोक सूचना पर कोई शोक नहीं मनाएगा और उसे जल्द ही भुला दिया जाएगा। एंड सून फॉरगॉटन, उसे जल्द ही भुला दिया जाएगा। यह कौन लिखे हैं, तो एंथोनी बर्गेस के द्वारा यह लिखा गया एक कोटेशन है। एंड बट ही डाइड एट हिज बर्थ पैलेस, लेकिन ये कोटेशन कह गए, बट इनका जो मृत्यु होता है वह इनके जन्म स्थान पे ही होता है। एंड हिज टॉम्ब स्टोन रीड्स, और इनके समाधि पे, टॉम्ब स्टोन का मीनिंग समाधि होता है। एंड इनके समाधि पे लिखा गया है, क्या लिखा गया, तो अब्बा अब्बा, इट मीन्स फादर। इसका मतलब क्या होता है, अब्बा अब्बा इट मीन्स क्या होता है, फादर। इसका मीनिंग क्या होता है, पिता होता है, फादर होता है। एंड ही स्पेंट मेनी ईयर्स इन मलेशिया, ये जो है बहुत वर्ष जो है वह मलेशिया में बिताए। कौन, तो एंथोनी बर्गेस। एंड फ्रॉम विच ही गोट इंस्पायरेशन फ्रॉम हिज मलायन ट्रिलोजी, यानी जहाँ से उन्हें बहुत सारा इंस्पायरेशन मिला और ये क्या लिखे, तो मलायन ट्रिलोजी लिखे, जिसमें ये 3 वर्क इंक्लूड हैं जिसे मलायन ट्रिलोजी कहा गया। सो द ट्रिलोजी इंक्लूड्स Time for a Tiger, which was published in 1956, and The Enemy in a Blanket, which was published in 1958, and Bates in the East, which was published in 1959। ये ट्रिलोजी है किनके द्वारा, तो एंथोनी बर्गेस के द्वारा। इसे ध्यान में रखिएगा, इनका मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि टाइम फॉर अ टाइगर, यह ट्रिलोजी का फर्स्ट, इसे ध्यान में रखिएगा, यह मलायन ट्रिलोजी है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे ट्रिलोजी पढ़ेंगे लिटरेचर में, तो बहुत सारे, जैसे डेंजिंग ट्रिलोजी जो कि गुंटर क्रास के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार से ये बहुत सारे ट्रिलोजी हैं। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो दीज नोवेल्स प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ डेट कंट्री बिटवीन रेसेज। इट मीन्स इनका जो उपन्यास है, ये उपन्यास जो है नस्लों के बीच उस देश का एक चित्र प्रस्तुत करता है, यानी कंट्री बिटवीन रेसेज, यानी उनके नस्लों के बीच के एक चित्र को यह क्या करता है, उस देश के एक चित्र को प्रस्तुत करता है ये उपन्यास। एंड द लॉन्ग डे वेंस इन द फर्स्ट पब्लिश्ड फिक्शन ऑफ बर्गेस। इट मीन्स इनका जो द लॉन्ग डे वेंस है, इनकी पहली जो प्रकाशित उपन्यास रचना, जो पहला फर्स्ट पब्लिश्ड फिक्शन जो कि क्या है, तो द लॉन्ग डे वेंस है। एंड हिज डायस्टोपियन नोवेल अ क्लॉकवर्क ऑरेंज विच वॉज पब्लिश्ड इन 1962, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताए, इसी के लिए मोस्ट फेमस है। कौन, तो एंथोनी बर्गेस। एंड इन विच हिज वाइफ लिन वाज रॉब्ड, assaulted and violated by deserters from the US Army in London during blackout contributes to her subsequent miscarriage। It means इनकी जो वाइफ जो कि लिन थी
उन्हें रॉब्ड कर लिया जाता है यानी लूट लिया जाता है, असोल्टेड एंड वायलेटेड बाई डिजर्टर्स। किनके द्वारा? तो डिजर्टर्स यानी भगोरों द्वारा फ्रॉम द यूएस आर्मी इन लंदन ड्यूरिंग ब्लैकआउट, यानी ब्लैकआउट के दौरान लंदन में यूएस आर्मी के भगोरों द्वारा इनकी पत्नी को मतलब क्या किया जाता है, तो उनको लूटा गया होता है। एंड कंट्रीब्यूट्स टू हर सब्सिक्वेंट मिसकैरेज। इट मीन्स आप समझ ही गए हो कि इन्हें जो है मतलब बाद में इसके परिणाम स्वरूप उन्हें गर्भपात हो जाता है। एंड द एंटागोनिस्ट ऑफ अ क्लॉकवर्क ऑरेंज इज एलेक्स, यानी एंथोनी बर्गेस का ये डायस्टोपियन नोवेल क्लॉकवर्क ऑरेंज का जो एंटागोनिस्ट जो कि एलेक्स रहता है। एंड यहाँ से मैं आपको एक चीज़ क्लियरिफाई करूंगा कि यहाँ पे इस डायस्टोपियन नोवेल को हम थोड़ा सा आगे इसमें शॉर्ट यानी ब्रीफ में इसमें दिया गया है, तो उसे वहाँ पे हम रीडिंग करेंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट्स जो कि हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, जैसा कि एलेक्स जो कि इसमें हीरो भी है और इसमें एंटी हीरो भी है। इट मीन्स यह एंटागोनिस्ट भी है और प्रोटागोनिस्ट भी है। सो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। यह क्लॉकवर्क ऑरेंज जो है इनका डायस्टोपियन नोवेल है, जिसमें एंटागोनिस्ट भी है एलेक्स है और प्रोटागोनिस्ट भी एलेक्स है। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है नथिंग लाइक द सन इज अ फिक्शनल रिक्रिएशन ऑफ शेक्सपियर्स लव लाइफ। इट मीन्स इनका जो नथिंग लाइक द सन शेक्सपियर के प्रेम जीवन का यह एक क्या है, तो यह फिक्शनल रिक्रिएशन है, यानी यह एक काल्पनिक रूपांतरण है। एंड नेक्स्ट जो इनका इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ एंथोनी बर्गेस which includes Time for a Tiger, which was published in 1956 and its protagonist is विक्टर कैरेबल। इसे ध्यान में रखिएगा, जो कि इनका ट्रिलोजी मलायन ट्रिलोजी का ही एक पार्ट है, टाइम फॉर अ टाइगर, जिसका पब्लिकेशन 1956 है। एंड नेक्स्ट पार्ट जो कि द एनिमी इन ब्लैंकेट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1958। एंड नेक्स्ट बेड्स इन द ईस्ट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1959 एंड द टाइटल इज टेकन फ्रॉम एंथोनी एंड क्लियोपाट्रा। And the Right to an Answer, which was published in 1960 and it is known as dark comedy novel. And The Worm and the Ring, which was published in 1960 and Devil of a Estate, which was published in 1961. And next A Clockwork Orange, which was published in 1962 and its genre is dystopian novel. Most important works by एंथोनी बर्गेस। इसे भूलना नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड इनका जो ट्रिलोजी जो मलायन ट्रिलोजी है उसे ध्यान में रखिएगा, जो कि मलेशिया में थोड़ा अधिक समय बिताया, वहीं पे इस ट्रिलोजी की रचना किए हैं, मलायन ट्रिलोजी की। एंड नेक्स्ट जो इनका वर्क में जो कि इंक्लूड है द वांटिंग सीड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1962, इट इज अ डायस्टोपियन नोवेल, जो कि सेम पब्लिकेशन है लाइक क्लॉकवर्क ऑरेंज। एंड उसका भी पब्लिकेशन 1962 था एंड इसका भी पब्लिकेशन क्लॉकवर्क ऑरेंज की तरह ही और वांटिंग सीड का भी पब्लिकेशन 1962 है। एंड उसका भी जेनर डायस्टोपियन नोवेल है और इसका भी जेनर डायस्टोपियन नोवेल है। सो इस प्रकार से आप जो है हमेशा रिलेट कर एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। इस प्रकार से वह चीज़ जो है हमेशा के लिए याद रहेगा, थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए याद रहेगा। एंड नथिंग लाइक द सन एंड इट्स टाइटल अ स्टोरी ऑफ शेक्सपियर्स लव लाइफ विच वाज पब्लिश्ड इन 1964। एंड नेपोलियन सिम्फोनी इट्स टाइटल अ नोवेल इन 4 मूवमेंट्स विच वाज पब्लिश्ड इन 1974। एंड मोजार्ट एंड द वुल्फ गैंग विच वाज पब्लिश्ड इन 1991। एंड बायरन a novel, its title in verse, which was published in 1995 and earthly powers which was published in 1980। एंड नेक्स्ट इसी वर्क को अर्थली पावर्स को ही आगे डिस्क्राइब किया गया है। सो चलिए इसे शॉर्ट में ब्रीफ में स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट इट वाज पब्लिश्ड इन 1980 एंड नेक्स्ट इन दिस नोवेल 81 years old hero केनिथ टूमे टेल्स दी स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन 82 चैप्टर्स। इट मीन्स इस नोवेल में 81 ईयर्स का जो यह प्रोटागोनिस्ट रहता है, यह हीरो, इट मीन्स प्रोटागोनिस्ट केनिथ टूमे जो रहता है वह 82 चैप्टर्स में अपनी जीवन की सारी कहानियों को क्या किया है, तो सुनाया है। एंड ही इज द ऑटोबायोग्राफिकल नरेटर हु स्टार्ट्स familiarity with James Joyce, C.D. Lewis, फोर्ड मेडॉक्स फोर्ड एंड रडियार्ड किपलिंग। इट मीन्स यह जो ऑटोबायोग्राफिकल नरेटर है जिसमें जेम्स जॉयस एंड C.D. लेविस और फोर्ड मेडॉक्स फोर्ड और क्या तो रडियार्ड किपलिंग से परिचित होना क्या करता है, तो शुरू करता है। एंड इट स्टार्ट्स विद द सेंटेंस इट वाज द आफ्टरनून ऑफ माई 81st बर्थडे एंड आई वॉज इन बेड विद माई केटेमाइट व्हेन अली अनाउंस्ड दैट द आर्कबिशप हैड कम टू सी मी। इट मीन्स यह जो है यह मेरे कौन कहता है, तो यह जो नरेटर है वो कहता है कि यह मेरे यानी 81वें जन्मदिन की दोपहर थी जब मैं कैटेमाइट के साथ बिस्तर पर था।
तभी अली ने यह अनाउंस्ड किया कि आर्क बिशप मुझसे मिलने आए हैं, कम टू सी मी। एंड नेक्स्ट जो इनका वर्क है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क ऑफ एंथोनी बर्गेस, A Clockwork Orange, which was published in 1962 and its genre is डायस्टोपियन नोबेल। इसे ध्यान में रखिएगा। एंड इट इज़ अ डायस्टोपियन नोबेल, यहाँ पे दिया भी गया है कि यह एक डायस्टोपियन नोबेल है। एंड द प्रोटागोनिस्ट इज एलेक्स। देखिए हम वहाँ पे आपको बताए थे ना इससे पहले कि वहाँ पे एलेक्स को एंटागोनिस्ट बताया गया एंड यहाँ पे जो है इसे प्रोटागोनिस्ट बताया गया। यह जो है हीरो भी है और एंटी हीरो भी है, जो कि आगे इसमें दिया गया है। जैसे Alex, a 50 years old anti-hero living in a near future dystopian England, and he is the leader among his droogs, and he refers himself as your humble narrator, as he is the narrator of the novel। यह क्या तो अपने आप को नरेटर इस नोवेल के रूप में यह व्यक्त किया। एंड ही रैप्ड टू 10 years old girl in the bedroom। सो आप समझ ही गए होंगे। एंड नेक्स्ट, एलेक्स रेफर्स टू हिमसेल्फ एज एलेक्जेंडर द लार्ज। ये खुद को जो है वह बताता है एलेक्जेंडर द लार्ज के रूप में। एंड एफ एलेक्जेंडर इज एन ऑथर इन द नोवेल who was in the process of writing him magnum opus A Clockwork Orange। Alex and his droogs broke into his house, beat him, tore up his works, and then brutally gang raped his wife that caused her subsequent death। So you must understand। And next, his most important works are completely end। and next जो कि मैंने आपको इनके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स में सभी वर्क्स को बताया। सो इसमें सभी वर्क्स को याद नहीं करना है, इसमें सभी वर्क्स को ध्यान में नहीं रखना है। इनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसमें इंक्लूड है टाइम फॉर अ टाइगर, द इनमी इन ब्लैंकेट, एंड नेक्स्ट जो इनका बेट्स इन ईस्ट, इसे देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट द राइट्स टू आंसर, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, जिसका पब्लिकेशन 1962 है। एंड इट इज़ अ डायस्टोपियन नोवेल, जिसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सो इसे नहीं भूलना है। एंड नेक्स्ट अगर मोस्ट इंपोर्टेंट की अगर इनकी इससे अगर मोस्ट इंपोर्टेंट अगर पॉइंट्स की बात करें तो सो फर्स्ट एंथोनी बर्गेस, इसे इन्हें ध्यान रखना है। इनका डेट ऑफ बर्थ ध्यान में रखना है और इनका जो पेन नेम जो कि एंथोनी बर्गेस है, इनका पूरा नाम जॉन एंथोनी बर्गेस विल्सन है। एंड ये जो है पेन नेम अधिकतर जो जोसेफ केल यूज करते थे। एंड इनका फर्स्ट जो कि फेमस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट डायस्टोपियन नोवेल क्लॉकवर्क ऑरेंज है, जिसका पब्लिकेशन 1962 है। एंड नेक्स्ट अगर मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें तो इनका मलायन ट्रिलोजी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे ध्यान में रखना है। जिसमें कौन सा वर्क इंक्लूड है, जिसमें फर्स्ट टाइम फॉर अ टाइगर विच वॉज पब्लिश्ड इन 1956, एंड नेक्स्ट द इनेमी इन अ ब्लैंकेट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1958 सेकेंड, एंड थर्ड बेट्स इन द ईस्ट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1959। यह इनका मलायन ट्रिलोजी है। किनका तो एंथोनी बर्गेस का मलायन ट्रिलोजी, जिसमें ये तीनों वर्क्स क्या है तो इंक्लूड है। इसे ध्यान में रखना, इसे भूलना नहीं है। एंड नेक्स्ट अगर मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें तो ये ध्यान में रखिएगा, यह जो एंटागोनिस्ट और प्रोटागोनिस्ट, यानी यह हीरो और जो एंटी हीरो जो कि एलेक्स रहता है, किसमें तो इनका एक डायस्टोपियन सेटायर वर्क जो कि क्लॉकवर्क ऑरेंज में। सो इस प्रकार से आज का सेशन कंप्लीट होता है। और यह सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।